ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप और बात हो रही है बीजेपी के नए अध्यक्ष की। नितिन नवीन के लिए 2026 के पिच आसान नहीं रहने जा रही। आप जानते हैं कुछ ही समय में पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु, केरल, असम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सबसे पहली परीक्षा तो बंगाल में ही होगी, जहां बीजेपी अभी तक अपनी सरकार नहीं बना पाई है। बंगाल का ये पूरा चुनाव इस बार घुसपैठियों के मुद्दे पर ही लड़ा जाना है। ऐसे में मोदी ने आज एक बड़ी बात कही। मोदी ने घुसपैठियों को देश की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बताया। मोदी ने कहा कि जो दल वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को कवर दे रहे हैं, उन्हें जनता के सामने बेनकाब करना होगा। मोदी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर अमेरिका को भी एक्सपोज किया। कहा कि जो लोग दुनिया का नवाब बनकर बैठे हुए थे, वो भी घुसपैठियों को चुन चुन कर निकाल रहे हैं। आगे भी हमें हर चुनौती का पूरे सामर्थ्य से सामना करना है। आज देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठियों की है, आबादी के असंतुलन की है। दुनिया के धनवान देश, समर्थ देश, वे भी अपने देश में जो घुसपैठिए हैं उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं और उनको पकड़ पकड़ करके निकाल रहे हैं। और दुनिया उनको पूछती नहीं है कि तुम घुसपैठियों को क्यों निकाल रहे हो। तुम तो लोकतंत्र का झंडा लेकर के घूम रहे थे, तुम तो पूरे दुनिया के नवाब बन के बैठे थे, क्यों निकाल रहे हो। दुनिया में कोई अपने देश में घुसपैठियों को स्वीकार नहीं करता। भारत भी घुसपैठियों को अपने गरीबों, हमारे नौजवानों के हक कभी भी लूटने नहीं दे सकता। घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उनकी पहचान करके उन्हें वापस उनके देश भेजना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा ऐसे राजनीतिक दल जो वोट बैंक की राजनीति में घुसपैठियों को बचा रहे हैं या उन्हें कवर दे रहे हैं, उन्हें हमें पूरी शक्ति से जनता के सामने बेनकाब करना ही होगा, उनको एक्सपोज करना ही होगा। हम सभी ये जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल का इलेक्शन, विजय जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे मुश्किल इलेक्शंस में से एक है और 2026 का सबसे मुश्किल इम्तिहान बीजेपी के लिए इस वक्त पश्चिम बंगाल ही है। वहां पर ममता बनर्जी जैसे टफ कंटेंडर हैं। घुसपैठियों का मुद्दा सबसे ज्यादा जोर पकड़ रहा है और आज प्रधानमंत्री मोदी ने जिस मंच से ये बात कही, नितिन नवीन के लिए भी एक चुनौती है कि वो घुसपैठिए वाले मुद्दे को कैसे सांगठनिक तौर पर वहां पर लेकर जाते हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल में संगठन जैसा टीएमसी का है, बीजेपी को मतलब बहुत मुश्किल है वहां पे लड़ाई में। जाहिर तौर पर कि अब तो सबसे पहला चुनाव भी वही है, सबसे बड़ी चुनौती भी है। हालांकि मैं इसमें थोड़ा सा ग्रेस मार्क्स नितिन नवीन जी को देता हूं कि अभी उनके लिए ये चुनौती मानना बहुत जल्दी है। हाँ, कि उनके लिए ये चुनाव नहीं है, लेकिन घुसपैठिए के मुद्दे को भी संगठन के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, तो कैसे प्रधानमंत्री का जो मैसेज है उसको कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अभी नितिन नवीन साहब के पास काम है कि वो प्रधानमंत्री का या जो पार्टी का मैसेज है उसको संगठन में, कार्यकर्ताओं में कैसे मजबूत तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं मानता पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतना या हारना, न उनकी क्रेडिट में जाएगा। वो चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री और अमित शाह जी लड़ रहे हैं। उनको देखना है कि कैसे ये इतनी बड़ी, ये सबसे बड़ी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि इतने लंबे समय से वो पश्चिम बंगाल में अपनी सत्ता बनाने की उस पर लगी हुई है। और जब 25 साल बाद, 30 साल बाद उड़ीसा में सरकार बन सकती है, तो पश्चिम बंगाल में भी कोई इतना मुश्किल काम है, लेकिन बनेगी कि नहीं बनेगी इस पर काम करना है। घुसपैठिए को लेकर
कैसे बड़ा मुद्दा बना सकते हैं। मैं बार बार बात करता हूं कि जो नितिन नवीन साहब है, जैसे प्रधानमंत्री जी के लिए आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनके बॉस हैं नितिन नवीन, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, और ये सही बात है कि ये पार्टी का संस्कार है भारतीय जनता पार्टी में। ये जो स्मूथ ट्रांजिशन है जी, मतलब आज कहने का मौका है कि नहीं है, लेकिन 2013 में जो ट्रांजिशन स्मूथ नहीं हो पाया था वो 2026 में बहुत स्मूथ ट्रांजिशन है नेक्स्ट जनरेशन का भारतीय जनता पार्टी में। प्रधानमंत्री, और ये मुश्किल काम होता है कि अपने सत्ता में रहते हुए किसी नई पीढ़ी को पावर सौंपना, ये छोटा काम नहीं है, ये बड़े दिल का भी काम है और बड़ी हिम्मत का भी काम है। तो वो काम यहाँ पर हुआ है। नितिन नवीन जी के लिए ये सोच लेना कि कल से वो हंटर चलाने लगेंगे, ऐसा नहीं है। अभी उनको इस सब में सिमर करना है, पूरे संगठन को समझना है, और जो सीनियर लोग हैं उनको सीनियर रखते हुए समझना है। प्रधानमंत्री कहें कि नितिन नवीन उनके बॉस हैं, ये पार्टी का संस्कार है, लेकिन नितिन नवीन को पता होना चाहिए कि पार्टी का बॉस कौन है, इसको भी उनको ध्यान में रखना। उन्होंने कहा कार्यकर्ता हमारे बॉस है, नहीं, उनको पता होना चाहिए कि पार्टी का रियल बॉस कौन है। ठीक है, भाषण में तो ठीक है कार्यकर्ता है, लेकिन उससे आगे बढ़कर नितिन नवीन साहब कैसे काम कर सकते हैं। एक तो बड़ी जिम्मेदारी, जैसे मैं कहता हूँ अमित शाह थे, अमित शाह भी बहुत यंग 49 में वो बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन उन्होंने, और प्रधानमंत्री तब भी थे नरेंद्र मोदी, लेकिन उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। तो नितिन नवीन अपनी छाप आज नहीं, साल 2 साल में वो अध्यक्ष पद पे जो रहे हैं उनका भी आपने जिक्र कर दिया, आपने 2013 का भी जिक्र कर दिया, तो मैं फिर कुछ विरोधी दलों की भी एक लाइन आज की हिस्टोरिकल है कि 20 जनवरी 2020 को नड्डा साहब ने भी कार्यभार संभाला था, आज ही का दिन था, 2026 6 साल बाद हो गए, एक नए हो गए, और दोनों लोग पटना से। नड्डा साहब पटना में पैदा हुए और वो पढ़ाई भी की, मतलब कर्मभूमि नितिन नवीन की भी वहां पर है, तो दो पटना के अध्यक्ष जो है एक के बाद एक मैं तरीके से बात सर जोड़ लेती हूँ, हिमाचल के नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ। जानते हैं कि नड्डा जी जो हैं वो पटना में ही पैदा हुए, वहाँ उनकी पढ़ाई हुई, तो ये तो अब बात नितिन नवीन की हो जाए सर। आप देखिए, जब हम नितिन नवीन और बीजेपी की बात कर रहे हैं तो फिर जो विपक्षी दल है उनकी भी बात होनी चाहिए। समीर जी, विपक्षी दल में आप जब देखते हैं, चलिए कांग्रेस से शुरू करते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में कमान है, लेकिन पता है कि उन्हें भी यस बॉस कहाँ करना है। आप समाजवादी पार्टी को देखें, वहां पर अखिलेश यादव के हाथ में कमान है। आप बिहार आइए, वहां पर आप देखें कि तेजस्वी यादव के हाथ में कमान है। अभिषेक बनर्जी कमान संभालेंगे ये तय है, ममता बनर्जी के बाद ये भी तस्वीर कमोबेश साफ दिखाई देती है। दक्षिण की राजनीति आप देख लें, वहां पर भी परिवादी पॉलिटिक्स का एक मॉडल है, लेकिन जब यहाँ के आप मॉडल की बात करते हैं और तमाम विपक्षी दलों के मॉडल की आप तुलना करते हैं तो साफ डिफरेंस दिखाई देता है। निश्चित रूप से मुझे लग रहा है संगठन पर जब आज भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नए मुखिया नितिन नवीन बने, तो आज कांग्रेस को जितने रीजनल पार्टीज है या भारतीय राजनीति में जितने भी राजनीतिक दल है, उन्हें आज ये कार्यक्रम देखना चाहिए था। अगर वो इस कार्यक्रम को ध्यान से देखते तो उन्हें समझ में आता कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी क्यों बन गई। जिस पार्टी ने 2 सांसदों से अपनी यात्रा शुरू की थी, 1980 में जो पार्टी बनी है, सिर्फ 45 साल की अपनी उम्र में यह पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई संगठन के हिसाब से। 3 बार से लगातार सत्ता के अंदर है, वो राज्यसभा में सबसे ज्यादा सांसद है, 20 राज्यों में उनकी सरकार है, चाहे उसमें फिर एनडीए शामिल हो। तो आज भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत पार्टी बनी है 45 साल में, तो अगर वो ये देखते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का चुनाव होता है, कैसे संगठन में लोगों को आगे बढ़ाया जाता है, और संघ के संस्कारों से निकली जो पार्टियां हैं। अब संघ तो 1925 में बन गया था, 1951 में जनसंघ बना, तो जनसंघ भी संघ के सपोर्ट से ही बना। तो संघ ने जनसंघ को बनाया, और जनसंघ जब 1977 में जनता दल में विलीन हो गया और फिर दोहरी सदस्यता की बात हुई, फिर 1980 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने बम्बई में भारतीय जनता पार्टी का पहला अधिवेशन हुआ और भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, तब अटल बिहारी ने कहा था कि एक दिन आएगा कि भाई अंधेरा छटेगा, सूरज खिलेगा। तो 45 साल की इस यात्रा में भारतीय जनता पार्टी का अगर देखेंगे, अभेद किला तो भेद नहीं पाए। नहीं, एक राज्य आप नहीं भेद पाए। आप ये कह सकते हो बंगाल का किला नहीं भेद पाए, आप ये कह सकते हो कि तमिलनाडु में आप बहुत कुछ कर नहीं पाए, आप ये कह सकते हो केरल में आप बहुत कुछ नहीं कर पाए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जिसने 2 सांसदों की यात्रा शुरू की थी, और जिससे भी ये कहा जाता था कि भाई ब्राह्मण बनियाओं की जो पार्टी है, वो पार्टी आज 20 राज्यों में सत्ता में अगर है, और 3 बार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के बने हुए, तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, स्टालिन,
या कोई भी अगर नेता ये देखेगा तेजस्वी यादव तो समझ में आएगा कि संगठन कैसे काम करता है। संघ है इसलिए संस्कार इस पार्टी के अंदर, संघ है इसलिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है, और संघ है इसलिए केंद्र में 3 बार से लगातार सरकार है। तो संघ ने जो भारतीय जनता पार्टी के लिए पर्दे के पीछे काम किया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी से लेके आप अगर बात करेंगे, नितिन नवीन तो आज अध्यक्ष बने, अभी तक जितने 12 अध्यक्ष बने, संगठन के लिए जिस प्रकार से अपना समर्पण दिया है, संगठन को सर्वोच्च माना है। और आज प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र करा कि नितिन नवीन मेरे भी बॉस है। तो मुझे लग रहा है अगर भारतीय जनता पार्टी का ये मूल मंत्र संगठन का अगर विपक्ष समझ लेता तो आज कांग्रेस भी बहुत मजबूत होती, सारी रीजनल पार्टियां जो परिवारवाद में फंसी हुई है वो बहुत मजबूत होती। भारतीय जनता पार्टी न परिवारवाद में फंस पाई न किसी इसमें। 3 बिंदु सर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी हमने चलाया, उसमें राहुल जी 3 बिंदु ऐसे थे। एक अर्बन नक्सली का मुद्दा उन्होंने उठाया, एक मुद्दा उन्होंने घुसपैठियों का उठाया। घुसपैठियों को बचाने वाली पार्टी अब वो किसकी बात कर रहे हैं, इसमें वो कांग्रेस पर भी निशाना साध रहे हैं, केवल उसमें तृणमूल नहीं है, उसमें आप असम के चुनावों का भी जिक्र करेंगे, क्योंकि घुसपैठियों की बात केवल पश्चिम बंगाल में नहीं, उससे ज्यादा असम में हो रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं वहां पर CAA लाया गया, ये मुद्दा उठाया गया। तो चुनौती केवल बंगाल में नहीं, असम में भी है। अगर कांग्रेस को रिकॉर्ड तोड़ना है, तीसरी बार वापस विजय चाहिए है। देखिए, एक बात तो यह है कि घुसपैठी नहीं होनी चाहिए, सब मानते हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में जो है वहाँ पे बांग्लादेश से लोग आ जाते हैं या फिर म्यांमार से आ जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में कई जगह से इस तरह का घुसपैठ है जो कि नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि क्या ये एक सच में बीजेपी की कोशिश है, ये सराहनीय है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकियों लोगों ने कोशिश नहीं किया। बीजेपी की सरकार पहले भी रही है, क्या हटा लिया घुसपैठियों को? तो एक कोशिश जरूर की गई है, अच्छी कोशिश है, लेकिन उसको पॉलिटिकल मुद्दा भी है। वो एक तरह से जैसे पश्चिम बंगाल की बात है तो वहां पर बीजेपी क्या मुद्दा उठा रही है? जंगल राज और घुसपैठिए, मेगा जंगल राज, महाजंगल राज और घुसपैठिए। तृणमूल कांग्रेस क्या मुद्दा उठा रही है? वो कह रही है वहां की अस्मिता, पश्चिम बंगाल की अस्मिता और डिवाइड करने की बीजेपी की कोशिश, ये मुद्दे उठ रहे हैं। तो जहां पर घुसपैठिया एक अहम मुद्दा देश के लिए है, वहां ये पॉलिटिकल मुद्दा बीजेपी के लिए भी है। तो कितना भुना पाते हैं, बीजेपी के लिए पॉलिटिकल, हाँ बीजेपी के लिए पॉलिटिकल है, लेकिन सरकार उसको कोशिश करे, ये अच्छी बात है। ठीक है, नहीं देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये पॉलिटिकल मामला है। ये यदि आप 90s के रेजोल्यूशंस को आप पढ़ें, 90s के 80 के रेजोल्यूशंस आप पढ़ लें, नेशनल एग्जीक्यूटिव के जितने भी रेजोल्यूशंस थे उन दिनों आप उनको उठा करके देखें, या अटल बिहारी वाजपेयी के अध्यक्षीय भाषण को देखें या लाल कृष्ण आडवाणी के अध्यक्षीय भाषण को देखें। मैं बाद के 90 के दशक जब राम मंदिर प्रोमिनेंट मुद्दे बन करके आया, उसके बाद वो थोड़ा सा पीछे चला गया, लेकिन घुसपैठियों का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के जैसे ट्रिपल तलाक था, 3 तलाक, सॉरी यूनिफॉर्म सिविल कोड था, आर्टिकल 370 था, वैसे ही बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा भी था। दूसरी बात देखिए, इस पर आंदोलन भी किया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन चूंकि सत्ता में थी, न तो बंगाल में थी, न आसाम में थी, न केंद्र में थी, तो जब संवित सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जब उसका संवित सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, उस समय बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने की कोशिश की गई थी। उस समय महाराष्ट्र के अंदर तब शिवसेना की सरकार, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और तब इसका विरोध कौन कर रहा था? आज के जो बीजेपी के एलआई हैं वो जो है चंद्रबाबू नायडू ने इसका विरोध किया, और चंद्रबाबू नायडू चूंकि एक बहुत बड़े कंपोनेंट थे इसलिए वहीं पर रुक जाना पड़ा। देखिए, दुनिया में कहीं भी इतनी बड़ी जनसंख्या घुसपैठियों की हो और उन घुसपैठियों के जिनके पूर्वज भारत को इस आधार पर बांट करके गए हों कि हमारी सभ्यता और संस्कृति अलग है, हम मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, हम आपके साथ रह ही नहीं सकते हैं, सहचर हो ही नहीं सकते हैं, उनकी औलादें यहां आकर के घुसपैठ करके रह रही थी। तो ये एक खतरे का मामला था, और जी इस पर मैं कितनी बार, सैकड़ों बार कह चुका हूं,
हितेश्वर साकिया ने वहाँ पर आसाम के अंदर इसका मुद्दा उठाया। इसके बाद जनरल एस के सिन्हा की रिपोर्ट आई। हम बंगाल चले आते हैं तो टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट थी। इसके बाद हम केंद्र में आ जाते हैं तो जो है वो इंद्रजीत गुप्त जो सीपीआई के ही थे लेकिन होम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस संसद पटल पर रखा। आप ये देखिए, एक उदाहरण सिर्फ बता देता हूं, जब बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट थे और जोला वुड को यहां पर भारत के अंदर एम्बेसडर बनाना चाहते थे तो इस आधार पर नहीं बनाने दिया गया क्योंकि उन्होंने टर्की के एक मेड को अपने यहां इलीगल तरीके से आई हुई इनफिल्ट्रेटेड मेड को अपने यहां 6 महीना मेड रखा था। उसे सीनेट ने रिजेक्ट कर दिया। उनके भारत के अंदर इतने सारे घुसपैठिए ये जानते हुए कि भारत की रिलीजियस डेमोग्राफी बदल रही है और रिलीजियस डेमोग्राफी का असर जो होता है वो कल्चरल डिस्कोर्स पर भी होता है, रिलीजियस डिस्कोर्स पर होता है। और अंतिम, ये कौन लोग आकर के आज जाकर के गाजा के लिए सड़क पर उतर करके आते हैं? ये कौन लोग ईरान के लिए यहां पर जय हुसैन के नारे लगा करके खुमैनी और खामनेई के पक्ष में खड़े हो जाते हैं? ऐसे लोगों को मैं इन मुद्दों को भी मैं गंभीरता से, ऐसे लोगों का विरोध इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए बीएल संतोष ने कहा कि बंगाल में जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो सभ्यता की लड़ाई रहे, ये सिर्फ राजनीतिक नहीं है। मानते हैं जनवरी 2025 से अब तक कितने घुसपैठिए निकाले गए? पार्लियामेंट में जवाब दिया है सरकार ने, 333 लोग। अगर आपको निकालना है तो उसी तरह निकाल दीजिए ना जैसे अमेरिका ने भारतीय इलीगल इमिग्रेंट्स को भेजा था। तब तो एक इमेज जाएगी कि हम ऐसे निकाल रहे हैं। देखिए, अब देखिए यहां एक सीएए आता है और उस पर देश के सारे पॉलिटिकल पार्टियां एक्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी उसके कोalition में सारे सड़कों पर होते हैं। सारे जिहाद करने वाले लोग सड़कों पर होते हैं, उनको बचाने के लिए सड़कों पर होते हैं। ये पॉलिटिकल वहां पर अंतर है। और अमेरिका में कोई बोलने के लिए नहीं आ रहा था। सर, ये बीजेपी के लिए इम्तिहान भी है और पॉलिटिकल मुद्दा भी है। लेकिन ये बात भी 100% सही है कि कौन लोग हैं फिर जो इनके समर्थन में पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हो जाती है। आज शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहीं पर इशारा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हार पर हार का सामना कर रही है लेकिन इसकी समीक्षा नहीं कर पा रही है क्योंकि अगर हार की वजहों की पड़ताल होगी तो उंगली एक ही परिवार पर उठेगी। आप सुन लें एक बार प्रधानमंत्री मोदी को। समीक्षा नहीं करती क्योंकि अगर समीक्षा करेंगे, ये पतन के कारणों की ओर जाएंगे तो फिर उसी परिवार पर सवाल उठेंगे। जिस परिवार ने कांग्रेस पर कब्जा करके रखा है और इसलिए बहाने ढूंढते रहते हैं, पतन की तरफ सही कारण ढूंढने की हिम्मत तक खो चुके हैं वो लोग। साथियों, दूसरी तरफ भाजपा है। हम हार और जीत के बाद समीक्षा करते हैं। मैं आपको फिर महाराष्ट्र चुनाव का नतीजों का उदाहरण दूंगा। महाराष्ट्र में हम निकाय चुनाव जीतने के बाद जश्न में डूबे नहीं, बल्कि मैं तो अभी पढ़ रहा था कि उसी दिन से हमारे महाराष्ट्र के कार्यकर्ता आने वाले पंचायत के चुनावों की तैयारियों के लिए बैठक शुरू कर दी थी। तो देखिए, ये तुलना तो होगी ना विरोधियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की कि कैसे आप कोर्स करेक्शन करने के साथ साथ आगे की दिशा तय करते हैं और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, कितना कोर्स करेक्शन करती है, आगे की दिशा कैसे तय करती है। सामंजस्य की कमी बिहार से लेकर आपको दक्षिण में भी दिखाई देगी और ना राहुल गांधी से ये समस्या सुलझ रही है ना मल्लिकार्जुन खड़गे से।